Good morning, student. Today, the second part of the chapter, class 12, the chapter name is poverty. और एक्चुअली फर्स्ट पीरियड में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने दो कंडीशन के बारे में पढ़ा था. एक व्हाट इज मीन बाय पॉवर्टी एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी. उसके डेफिनेशंस, उसके डिफरेंसेस, उनकी तमाम चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी. Okay, now the second lecture is this is the second lecture, and this second lecture is a very important lecture because this chapter is coming examination. Minimum 2 questions already available in the examination. So now this is very important. 2 questions are there in the chapter. So please understand that each and every concept should be properly. Okay, so 2 part here you learn the 2 parts in next 1 and 2 lectures. Okay, so this is the second lecture, chapter number 4, poverty Indian economy. बुक आपको इस्तेमाल करना है संदीप गर्ग और NCERT एज यू विश. ओके, सो मेन प्रोग्राम एलिवेशन एंड क्रिटिकल असाइनमेंट. तो हम आज के लेक्चर में मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्लान अपनाए थे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं. सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले फिर एक बार हम 2 कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे. एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड दिस इज द रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस just condition where household income is insufficient to afford basic of like food, shelter, clothing, education, health. ये 5 चीजें जो है, जो पर्सन के पास नहीं होती है वो पर्सन गरीब कहलाता है, या उसके पास जो मात्रा है वो बहुत लेस मात्रा में अवेलेबल होती है, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं. और रिलेटिव पॉवर्टी में ऑलरेडी मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं. और ये क्या है? कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन 2 रिलीजियन ग्रुप, बिटवीन 2 कम्युनिकेशन ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो उसमें आप कहीं भी कंपैरेटिव कर सकते हो. जैसे केरला एंड एमपी में कितने गरीब है और केरला में कितने गरीब है, तो 2 स्टेट का हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उस कंपैरेटिव स्टडी को हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. Okay, in fact of absolute poverty in all of the time is low. क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो हमेशा गरीबों की, मतलब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ बेसिक मेजर फॉर यू काउंटिंग द रियलिटी ऑफ पुअर कैपिटा इनकम, पर पर्सन काउंटिंग द पर हेड रेशियो, द स्कैंड्रियो रेशियो, उसके बारे में हम काउंट करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन ऑल ऑफ द टाइम. नाउ हर जगह पे आपको ये लो कंडीशन में आपको मिलेगी. एक प्रोफाइल था, लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बताया कि इंडिया में 27 करोड़ लोग जो है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहे. और अगर 5 लोगों की बात करते तो उनमें से 1 पर्सन अभी भी इंडियन, 5 इंडियन में से 1 इंडियन अभी भी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जीता है. ओके, सो नाउ अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो पूरे जो 62% जो है ग्रामीण एरिया में 62% लोग रहते हैं. और खासकर जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें भी एक मोटा आंकड़ा अगर बात करें तो 45% अभी हाल ही में 135 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ आबादी को 2 वक्त की रोटी का भी अभी नसीब नहीं होता. प्रधानमंत्री ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज का भंडारण है, विस्तारण है, वो उनको देने वाले थे. तो ये चीजें आपको मायने करती है और आपको पता होना कि इस समय देश की क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन में कितने गरीब है और किस गरीबी के हालात में जीवन जी रहे हैं. तो 80% अभी इंडिया की जो पुअर न्यू है, रूरल अर्बन, इंडिया की अगर पूरी 27 करोड़ में से 80 करोड़, मतलब 27 करोड़ में से 80%, लगभग 25 करोड़ पीपल गांव में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, जिसका ये रेशो आपको बता रहे हैं.
और जो 20% लोग हैं वो शहरों में गरीबी की रेखा जिंदगी जीता है, और लेकिन 80% जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वाले लोग हैं वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। अगर स्टेट की बात करते हो तो पूरे स्टेट में बात करते हो तो 60% टोटल आबादी में से उत्तर प्रदेश की 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीती है, सबसे बड़ा नंबर से। 36 बिहार में आता है। अगर आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात करते हो तो 24% आता है। अगर आप राजस्थान की बात करते हो तो 30% आता है। छत्तीसगढ़ की बात करते तो 30% आता है। उड़ीसा की बात करते हो तो 14% आता है। झारखंड की बात करते हो तो 13% आता है। तो झारखंड में फिलहाल इस परिस्थिति को थोड़ा सा कम आंका गया है। सो दिस इज द इंडियाज पॉवर्टी प्रोफाइल। किस तरीके से, वेरी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग इज द वे। पॉवर्टी लाइन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि पॉवर्टी लाइन रेफर टू कट ऑफ पॉइंट इज टर्म्स ऑफ कैपिटा एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय पीपल साटिस्फाई बेसिक नीड। जो एक पॉवर्टी लाइन होता है, एक कंसेप्ट ऐसी लाइन होती है, उसमें आपको पहले कल भी बता चुका हूं, एपीएल एंड बीपीएल पावर एक लाइन होती है, मतलब 200 रुपए खर्च करने वाले हो, 200 रुपए लिमिट रखा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 200 रुपीज। अब 200 से कम खर्च करने वाले और 200 से ज्यादा खर्च करने वाले, तो बीच में जो लाइन है वो 200 की लाइन है। 200 के नीचे काम करने, 200 रुपए के नीचे खर्च करने वाले और 200 रुपए के ऊपर खर्च करने वाले। 200 रुपए के ऊपर खर्च करने वाले को हम एपीएल कहते हैं और 200 रुपए के नीचे खर्च करने वाले को हम बीपीएल कहते हैं। तो ऐसी एक लाइन खींची गई है, जैसे अभी 24 रुपया पर डे के हिसाब से उन्होंने लाइन को खींचा है। जो पर्सन 24 रुपया खर्च नहीं कर पाता एक दिन में, वो पर्सन बीपीएल कहलाता है, और जो पर्सन 24 के ऊपर खर्च करता है उसको एपीएल कहा जाता है। अब ये आपको हंसी आ जाएगी कि 24 रुपीज में क्या होगा, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट का डाटा है जो बता रही, गवर्नमेंट यही बता रही कि 24 रुपए से कम खर्च करने वाला गरीब है और 24 रुपए से ऊपर खर्च करने वाला कोई गरीब नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। और कैलोरीज की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैलोरीज की 2435 कैलोरीज और 2045 कैलोरीज। जो 2435 कैलोरीज है 2435 ये विलेज एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए 2045 ये कैलोरीज है। कैलोरीज क्या होता है कि आप जितना खाना खाते हो, आप इतना भोजन लेते हो, उस भोजन से आपके शरीर की जरूरत कितनी है, आप उसमें जीने के लिए जो कैलोरीज लगता है वो कैलोरीज उसमें काउंट होती है। और खासकर ये रूरल एरियाज फाउंड विद एंगेज ऑफ फिजिकल वर्क एंड कंपेयर, क्योंकि गांव वालों को ज्यादा लगता है क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं शहरों की तुलना में, तो उनको जो कैलोरीज है वो अर्बन एरिया से ज्यादा लगती है, इसीलिए उसको 2435 कर दिया गया, मतलब 2435। एंड अगर गांव के अर्बन की बात करते तो 2045। ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो उसका फर्क का रीजन क्या है कि मोर फिजिकल वर्क कंपेयर टू अर्बन हाउस होल्ड पीपल। अगर मंथली बात करते हो पॉवर्टी लाइन की, तो मंथली पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कैलोरीज ऑफ 24 कैलोरी इन रूरल एंड 2100 कैलोरीज ऑफ अर्बन पर्सन। तो अगर आप बात करते हो तो 2011-12 में 816 रुपीज जो खर्च कर सकता है, मतलब गांव में जो पर्सन एक महीने में वहां 816 रुपीज अगर खर्च नहीं कर पाता है तो वो पर्सन बीपीएल कहलाता है। अगर शहरों में बात करें तो 1000 रुपए जो पर्सन खर्च नहीं कर पाता है, मतलब उसका इनकम सोर्सेस ही नहीं, तो खर्च कहां से करेगा। तो 1000 रुपए गांव के लिए, शहरों के लिए अर्बन एरिया, और 816 रुपीज रूरल एरिया के लिए था। तो ये दोनों के कम खर्च करने वाले पर्सन को बीपीएल माना गया है, जिसका रेशो कितना है, 5 में से 1 इंडियन, मतलब लगभग 27 करोड़ आबादी अभी भी देश में गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जी रही है। अगर कैटेगरीज की बात करते हैं तो हम कैटेगरीज को 3 कैटेगरी में बदल देते हैं कि कैटेगरीज पॉवर्टी 3 तरह का होता है। एक
क्रोनिक पुअर, ट्रांसिएंट पुअर एंड नॉन पुअर, एंड पुअर एंड नॉन पुअर, ये दो डिफरेंसेस है। एक एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। क्रोनिक पुअर कभी काम मिला तो उनकी परिस्थिति सही चलती है, जब काम नहीं मिला तो उनकी परिस्थिति एज इट इज गरीब हो जाती है। तो कुछ समय ज्यादा, जैसे लेबर होते हैं, जैसे खेती में काम करने वाले लेबर होते हैं, जो हंगाम होता है, मतलब जो सीजनेबल लेबर होता है, सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि 3 महीने काम मिलता है, 6 महीने काम नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को हम क्रोनिक कहते हैं, ट्रांसिएंट कहते हैं। एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो तीनों की डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। कैटेगरीज ऑफ द पॉवर्टी, और इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, सो बी केयरफुल। कैटेगरीज ऑफ द पॉवर्टी, 3 तरह की कैटेगरी है। CTM इसका शॉर्ट फॉर्म है, C क्रोनिक पुअर, T ट्रांसिएंट पुअर एंड नेवर पुअर। नेवर पुअर कौन हो सकता है? डॉक्टर, इंजीनियर। अभी मान लो कि इनके इनकम सोर्सेज ज्यादा रहते हैं, और जो अमीर लोग हैं, जैसे व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर्स है, इनका इनकम सोर्सेज बढ़ता ही रहता है, तो ये लोग जो नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं। क्रोनिक पुअर, अभी क्रोनिक पुअर का मतलब क्या होता है कि दोज हु आर ऑलवेज पुअर, दोज हु आर ऑलवेज पुअर, मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका इनकम सोर्सेस ही इतना कम है कि उसको इंप्रूव करने का कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास है ही नहीं है। लैंडलेस लेबर, कैजुअल वर्कर, जो काम करते हैं बेचारे, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आप देखते हो अपने जावरा के साइड में जो बहुत सारे राजस्थान से लोग आते हैं काम की तलाश में, छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, तो उनको देख के आपको लगता है कि यार ये इतने बड़े, इनके पास कोई इनकम सोर्सेस ही नहीं है, क्योंकि ना उनके पास घर है, ना रहने के लिए जगह है, वो भी गवर्नमेंट की जो प्लेस है उनके ऊपर अतिक्रमण करके रह लेते हैं। तो उन लोगों को हम क्रोनिक पुअर कहते हैं, जो ऑलवेज है, उनके पास कोई इनकम सोर्सेस ही नहीं है, होता है तो थोड़ा सा होता है थोड़ी देर के लिए, और बाद में साल भर के लिए उनके पास इनकम सोर्सेस नहीं होता है। इसे हम 2 कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक है लैंडलेस लेबर और दूसरा है कैजुअल वर्कर। अब दूसरी कॉन्सेप्ट है ट्रांसिएंट पुअर, those who keep on moving above and below the poverty line such as the seasonal worker, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ट्रांसिएंट वर्कर क्या होता है कि कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी 3 महीने काम मिलता है, कभी 6 महीने काम नहीं मिलता, कभी 8 महीने मिलता है, कभी 4 महीने मिलता नहीं है। तो 4 महीने उनकी जिंदगी गरीबी में चली जाती है, 8 महीने उनको जब काम मिलता है तो सब कुछ सही चलता है। जब तक काम है तब तक वर्क है, जब तक वर्क नहीं है तो बेकारी उनके साथ रहती है। तो ऐसे पूरे वर्कर को, मतलब एक जो ऑलवेज पुअर है, दूसरा ट्रांसिएंट वर्कर, मतलब उसको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? सीजनल वर्कर कह सकते हैं। और नेवर पुअर, दोज आर नॉन पुअर सच एज डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये कभी पुअर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास इनकम सोर्सेस ऑलवेज आते ही और चलता रहता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे आपको अडानी ग्रुप, रिलायंस वाला ग्रुप, कभी पुअर नहीं रह सकती, ये हमेशा के लिए नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का इनकम होता है। पुअर इन इंडिया, अगर हम इंडिया की पुअर की कंडीशन बात करते हैं तो गरीबी की रेखा को हम काउंट करते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो पॉवर्टी प्रोफाइल में सभी चीजें एक्सप्लेन की गई, फिर भी यहाँ से कुछ बातें बता रहा हूँ। हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि हमारे देश में पर पर्सन काउंट किया जाता है। आपको मालूम है हमारे देश में जो सेंसस होता है, सेंसस हर 10 साल के लिए होता है। जब सेंसस होता है तो उसमें पर हेड काउंट रेशो काउंट किया जाता है, उसी से इनकम सोर्सेस को फाइंड आउट करते हुए गरीबी रेखा की दिशाओं को निश्चित किया जाता है, वो है द ऑफिशियल डाटा गिवन प्लानिंग कमीशन। क्या होता है कि इन जो डाटा है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन डाटा को CMI, हमारी जो सर्टिफाइड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, CMI और नासो, NASSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NASSO, NA मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा देश का जो दिल्ली का मुख्यालय है और बैंगलोर में उसका कार्यालय है, दिल्ली में उनका ऑफिस है। तो ये
देश में पूरा डाटा कलेक्ट करता है, गरीबी रेखा के नीचे कितने जिंदगी जी रहे हैं, कितने लोगों का क्या इनकम है, इनकम सोर्सेज क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, देश की बिजनेस की कंडीशन क्या है, सर्विस सेक्टर, इन सर्विस सेक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी सेक्टर में मिली हुई जानकारी के आधार पर अब वो अपना डाटा कलेक्ट करता है। वो कौन कलेक्ट करता है? नासो, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSS को फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन ब्रांच कहाँ है? दिल्ली है। आगे एक नंबर मिलेट किया था 1972 टू 74 में, ये नंबर दिया गया था 320 मिलियन आर पीपल इन BPL लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप जान रहे हो कितनी बेकार कंडीशन देश में है, जिस देश में 320 मिलियन people where BPL that the 55% of total population। उस समय की बात कर रहा हूँ 1973-74 में अपने देश में 55% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीती थी। धीरे धीरे उसमें कवर अप होकर 2011-12 में इस नंबर को घटाकर हमने 320 में से 270 मिलियन तक कम करने में हमने मतलब लगभग 50 मिलियन लोगों की जो लाइफ है हमने गरीबी रेखा के नीचे जो गवर्नमेंट प्लान है, इम्प्लीकेशंस है, उसमें कम करने में सफलता पाई है। अब हमारे देश में पहले 55% था, अब हमारे देश में कितना है? 22%। मतलब हमने 55 से लेके 22% तक हमने रिड्यूस करने में सफलता पाई है। फिर भी अपने देश में अभी भी 27 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रही है। इसको दूर करना इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस है। इस चैलेंज को अब गवर्नमेंट किस तरीके से बेयर करती है, ये हमें अब देखना है। हेड काउंट रेशियो के ऑलरेडी बात में बता चुका हूं कि हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि इट मेजर पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मेजर्स पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है? इट मेजर्स, उसको काउंट करना होता है। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, मैं रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे एब्सोल्यूट पॉवर्टी लोग, मतलब जो रियल में पॉवर्टी है, गरीब है, उन लोगों का रेशियो पर पर्सन काउंट किया जाता है, उसको हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं। Urban poverty is a spill over the rural poverty. This is because of rural poverty trend to migrate to rural urban areas, search of better employment opportunity, falling to the employment to the urban industry. This migrant of informal sector, barber, grocer, cobbler, ये सारे work they are divided of social security benefit of beneficiary power. Constantly is a vulnerable of the rural compartment, counterpart. तो ये बातें बहुत सिंपल है। अर्बन पॉवर्टी स्पिल ओवर पॉवर्टी। अभी गांव में तो पॉवर्टी फैली, लेकिन शहरों में भी पॉवर्टी बहुत तेजी से फैल रही है। अब क्या होता है कि दिस इज क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं, अब गांव में तो गरीबी है, जैसे बिहार से लाखों लोग अलग अलग शहरों में काम करने के लिए निकलते हैं। आप देखते हो उत्तर प्रदेश में लाखों स्टूडेंट जो है, लाखों लोग हैं, काम की तलाश में मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, आगरा चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, नासिक चले जाते हैं। तो ये लोग काम की तलाश में औरंगाबाद चले जाते हैं। तो कई सारे सिटियों में ये लोग माइग्रेटेड लेबर है, और ये इनका क्या उद्देश्य रहता है, मकसद क्या रहता है? फाइंड द बेटर अपॉर्चुनिटी टू द वर्क, उनको काम के लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। फॉलिंग टू एम्प्लॉयमेंट बाय द अर्बन इंडस्ट्री, और खासकर ये लोग जो है अर्बन इंडस्ट्री, जो शहरों में इंडस्ट्री फैली हुई है, उस इंडस्ट्री में काम की तलाश में लाखों यंगेस्ट वहां से गांव से शहरों की तरफ निकलते हैं, और फिर वो जो मिला वो काम कर देते हैं। और खासकर इन सभी मजदूरों को हम माइग्रेट लेबर कहते हैं।
कौन से सच बार्बर ये काम करते, बार्बर का काम करते, ग्रोसर का काम करते, कॉबलर का काम करते हैं और इन लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। मतलब क्या है कि सोशल बेनिफिट एंड लो बार्गेनिंग पावर, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती है। ये बाहर से आते हैं तो मजदूर काम लेबर है, जो मालिक है उनके हाथों में काम करना होता है और उनकी मजबूरी बन जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इससे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो लेबर का न इधर के रहे न उधर के रहे, तो उनके जिंदगी में गरीबी हमेशा आती रहती है। और लो बार्गेनिंग पावर है, कॉन्स्टेंटली मोर ऑफ वल्नरेबल, और ये हमेशा वल्नरेबल मतलब क्या होता है कि समाज से दुर्लक्षित लोग रहते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है और समाज से वो मिलते भी नहीं है। तो ऐसे बहुत हजारों लोगों की जिंदगियां अब काम की तलाश में रहती है और हम उसको बेरोजगार या पॉवर्टी लाइन रिस्क या बीपीएल कह सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है उसका? क्या रीजन हो सकता है आप बताएं तो? 2 मेन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के क्या कारण है? क्यों इंसान के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी फैली हुई है और इतनी एक नासूर से बनी हुई है समाज के लिए? तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले 2 रीजन अपने बुक में, टेक्स्ट बुक्स में दिया, उसको काउंट करता है। ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मेन रीजन क्या है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी बेहतरीन तरीके से डेवलप नहीं हुई है कि सबको जॉब हो गांव में ही अवेलेबल करा दे। नेट नेशनल प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लीड टू लो पर कैपिटा इनकम। हमारे देश में जो नेट नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम वाला इनकम है, नेट नेशनल इनकम पर गया प्रोजेक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली लो टू लीड टू लो पर कैपिटा इनकम। लो ग्रोथ रेट, अपने देश का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा, अभी तो 0 पे आ गया है। कभी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ठीक होती तो उसमें 10% ग्रोथ रेट हमने पाने में सफलता पाई थी। कभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन अब वो इकोनॉमी का सपना टूट गया है क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी माइनस ग्रोथ पे चल रही है। ये इसीलिए देश की जो गरीबी है वो हटने के प्रोग्राम अब धीरे धीरे खत्म होने पे कगार पर आ गए हैं। The precedent is a rise in inflation due to low rate of production and high population growth. अपने देश में जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, बढ़ती लोक संख्या है, इससे जो तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब धीरे धीरे हम दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसका। एंड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या होता है? 2 मेन रीजन है। एक तो नेट नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ है और देश का जो ग्रोथ रेट है वो पूरी तरह से चरमरा गया है या उसको डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसकी वजह से देश में पॉवर्टी को घटाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब आगे चल के तो इससे भी बुरी कंडीशन अपने देश में होने वाली है और पॉवर्टी का रेशो दिन ब दिन बढ़ गया है क्योंकि अब जो वर्कर थे वो भी काम से निकाल गए। कम से कम 2 करोड़ लोगों के जॉब चले गए, उनको ना गांव में जॉब मिलता है ना खेती में काम करने मिलता है। तो ये गरीबी रेखा के नीचे भी अब उनकी जिंदगी और तबाह हो गई है। तो हमेशा ये 2 रीजन है, जो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के अंदर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है, तो वो है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एक तीसरा रीजन है। हमने 2 रीजन बताए, तीसरा क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स ग्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ 26 मिलियन डाइड ऑफ फेमिन 1975 to 1900। मात्र 25 सालों में, मतलब 125 सालों में, 125 ईयर्स में लगभग 26 मिलियन लोगों का डेथ हुआ। काय के? फेमिन, जिसके खाना ही नहीं मिला। इन लोगों ने क्या कर दिया, जितना प्रोडक्शन हुआ अपने एक्सपोर्ट कर लिया और देश के लोगों के लिए कोई भी फूड सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं रही। और इसके बदले 26 मिलियन लोग उस समय, मतलब केवल 125 ईयर, 125 ईयर्स में 1875 से 1900 तक हमने इतना लोग पॉपुलेशन खोई थी। इसका मेन रीजन था पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी का ना होना। एक रीजन और भी माना जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स सिंस इंडिपेंडेंस एंड सेट द इनडेप्टनेस।
फार्मर की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अभी भी बिगड़ती जा रही है। अभी प्रधानमंत्री या हमारे देश के जो भी सीएम है, मतलब मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी जो चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने भी अपने देश में फार्मर का कर्जा माफ करने की बार बार वकालत की। इसका रीजन है कि फार्मर की कंडीशन अपने देश में अभी भी सही नहीं है। एंड हाई ग्रोथ ऑफ रेट पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है, इसकी वजह से पॉवर्टी हमारी घटती नहीं है। वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देश में धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उसको एक्वायर या उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं हुआ है। एंड लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस, ये तमाम चीजें जो रीजन है वो आपको गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वाले लोग और पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, इसके रीजन है एक ग्रोथ रेट कम होना, एक देश का नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होना, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, जो फार्मर है हमेशा डेप्थ में होना, और ब्रिटिश रूल में इनसिक्योरिटी, ब्रिटिश रूल का गवर्नमेंट रहा, इसमें हमारे पॉवर्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ी। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी। वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देश में अनएम्प्लॉयमेंट तेजी के साथ बढ़ रहा है, अभी 2 करोड़ और इजाफा हो गया है। एंड लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, और अपने देश में कैपिटल फॉर्मेशन का रेश है वो बहुत कम है, इस कारण अपने देश में पॉवर्टी फैली हुई है। तो लैक ऑफ, और 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ नहीं फैला हुआ है। इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, अभी भी जो प्राइस है आप देखते हो, पहले के जमाने में 2 रुपए में चीजें मिल जाती थी, 10 रुपए में मिल जाती थी, आज वो 100 रुपए में भी नहीं मिलती है। मतलब रुपीज का वैल्यू दिन ब दिन घटता जा रहा है, अब मनी रेशो बढ़ता जा रहा है, प्राइस लेवल हाई होती गई है, इससे नॉर्मल जिंदगियां काफी खराब हो चुकी है। उन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी करने में सफलता नहीं मिली है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी भी जो गरीब लोग हैं उनके पास एजुकेशन का नहीं है। अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको बंद कर दिया था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, बच्चा पढ़ता नहीं है, आगे अपने परिवार को चलाने के लिए उसको अपना एजुकेशन छोड़ के काम की तलाश में रहना पड़ता है। इससे उन लोगों के अंदर जो रेट है वो बहुत कम है, और ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये भी बहुत सारे फैक्टर करते हैं। सोशल फैक्टर में कास्टेनिज्म रखा गया, 4 कैटेगरीज में समाज को डिवाइड करके रखा था और हजारों सालों से उसको निभाया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 कैटेगरी में समाज को बिठाया गया। 3rd, 4th कैटेगरी के लोगों को कोई इनकम सोर्सेस के साधन हजारों सालों तक नहीं मिले, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता तब तक उनको कुछ नहीं मिला, तो इनकी बदौलत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उनकी लाइफ इससे बिगड़ गई। पॉलिटिकल में आप देखते हो कि कास्टेनिज्म पॉलिटिकल में किया जाता है, और इससे लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, एमपी, एमएलए, खुद का घर भर देते हैं, खुद का ही प्रोटेक्शन कर लेते हैं, खुद का ही ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ करते नहीं है। इस कारणों से भी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर के कारण कि देश में पॉवर्टी का घटने का नाम तक नहीं हो रहा है, अब पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ रही है। और इम्प्रॉपर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अपने देश में इतनी ज्यादा मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसका पूरा यूज ना करने की वजह से भी देश में पॉवर्टी का रेशो ना घटेगा और ना रुकेगा, तो वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। So this is the overall of second part of the chapter. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वेल्थ, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इम्प्रॉपर ऑफ यूटिलाइजेशन, एजुकेशन, जो फार्मर इंडेटनेस होना, हाई ग्रोथ रेट, वाइड स्प्रेड, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो रीजन है उसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन ली। हेड काउंट रेशो क्या होता है,
पुअर इन इंडिया क्या होता है, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, कैटेगरी ट्रांसिएंट पुअर क्या होता है, क्रोनिक पुअर क्या होता है, और पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या की जाती है, इंडिया पॉवर्टी प्रोफाइल क्या होता है, और पॉवर्टी हैज बीन आइडेंटिफाइड कैसे की जा सकती है। इन तमाम कारणों को हमने आज के पार्ट में पढ़ा, तो आप उसको पढ़िए और उसके साथ जो असाइनमेंट दिए उसको सॉल्व करें। असाइनमेंट के लिए आप अपने एनसीईआरटी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अपनी जो संदीप गर्ग की इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।